हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं, दानिश कुरैशी बने हुए हैं, दीपक कुमार संभल से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर बने हुए हैं, अखंड बने हुए हैं, अमितोष पारिक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अखंड के पास चलते हैं। अखंड, रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, बीजेपी कांग्रेस की तरफ से रिएक्शंस आ गए। बीजेपी कह रही है कि जो एजेंडा चलाया जा रहा था वो ध्वस्त हुआ, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि योगी सरकार की नाकामी है। यानी कि यूपी की राजनीति में इस स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा शुरू हो गई है और मुझे लगता है ये चर्चा दिल्ली तक आ जाएगी। अखंड, बिल्कुल पहुंचेगी और दिल्ली तक पहुंचनी ही है, क्योंकि ये सारा मसला दिल्ली से रचा जा रहा था। बाद में जब उसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा था और ज़्यादा इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही थी, तो पूरी तरीके से दिल्ली उसमें इन्वॉल्व होती दिखी थी। संसद का सत्र चल रहा था और सत्र के दौरान ही चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों ने ही वहाँ जाने की कोशिश की, संभल जाने की कोशिश की, ऐसे वक्त में जब उनको पता था कि वहाँ पे जाने पे पाबंदी लगाई गई है, प्रशासन ने पाबंदी लगाई है, धारा 163 168 वहाँ पे लागू है। तो ऐसी स्थितियों में वहां पे जाने की इजाजत नहीं होगी। बावजूद इसके एक राजनीतिक माहौल क्रिएट किया गया और ये बताया गया कि नहीं, वो वहां पहुंचेंगे, उन्हें शहादत का दर्जा दिया गया, जबकि स्टिंग ऑपरेशन ये कहता है और वहां के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल ये अपनी ही गोलीबारी में मारे गए लोग हैं। ये दोनों जो मारे गए वो बेकसूर नहीं थे, वो शहीद नहीं हो सकते। बावजूद इसके इन्हें शहीद ठहराने की एक होड़ सी मची हुई थी राजनीतिक दलों में। ये एक अलग तरीके की बात देखने को मिली थी। दूसरी चीज, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था, जब कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से ये जो कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची हुई थी, उस दौरान जिस तरीके से ये बवाल खड़ा किया गया, जिस तरीके से उपद्रव होना शुरू किया, पत्थरबाजी, गोलीबारी और फिर उस आगजनी, इस तरीके की घटनाएं जो सामने आई, वो बताती थी कि हाँ, एक राजनीतिक एक पूरी रणनीति बनाई गई थी इस पूरे बवाल के लिए। रुक रुक के ये बवाल हुआ था, 3 चरणों में ये पूरा बवाल हुआ और आखिरकार 4 जिंदगियां वहां खत्म हो गई, मौत की नींद सो गई। तो ऐसी जो स्थितियां बनी, उनके पीछे क्या ये अचानक से हो गया, इसको लेके बार बार पुलिस और प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि नहीं, ये सब कुछ पहले से पूर्व नियोजित था, एक पूरी योजना बनाई गई थी और योजना को अंजाम देने के लिए अफवाहों का सहारा भी लिया गया। सीसीटीवी फुटेज लोगों को हासिल ना हो सके, जांच एजेंसियों को ना मिल सके, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़े जा रहे थे। बहुत सारी चीजें हुई, जिसको जो धीरे धीरे आगे के घटना के बाद जो 24 तारीख परत चीजें खुलते चली जा रही हैं और ये स्टिंग के जरिए जो है सच्चाई सामने है। बिल्कुल, यहाँ पर दीपक आपका रुख करेंगे। देखिए, एक बात जो मस्जिद कमेटी की तरफ से सामने भी आ रही थी कि देखिए, हमें तो नोटिस मिला ही नहीं है, जबकि यहाँ पर ये जो करता धरता है, केयर टेकर है, उन्होंने कह दिया है कि नोटिस भी मिल चुका था और चाहते तो इसे रोका जा सकता था। देखिए, बिल्कुल जो मस्जिद कमेटी के जो अधिवक्ता थे, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि उनको नोटिस दिया गया था। प्रशासन भी लगातार इस बात को बोल रहा था कि जिस तरह से पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद प्रशासन को आदेश होता है, प्रशासन की टीम बाकायदा कोर्ट कमिश्नर के साथ मस्जिद में सर्वे को पहुंचती है। जिस दौरान ये पूरा बवाल हुआ, उस दौरान जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं और प्रशासन ने भी आशंका जताई थी कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक सुनियोजित है, उसको लेकर के साफ तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर के इंडिया डेली लाइव पर आज बड़ा एक खुलासा हुआ है। जी दीपक, ये भी बात साफ हो गई कि वजू खाने से जो पानी बाहर जामा मस्जिद से जो पानी बाहर आ रहा था, वो पानी वजू खाने की थी, वहां कोई खुदाई नहीं चल रही थी। लेकिन फिर भी हिंसा के लिए अफवाह फैलाई गई कि मॉब इकट्ठी हो जाए और उसके बाद संभल में आगजनी और पत्थर के दौर की शुरुआत हो जाए, और हुआ भी ठीक वैसा ही। दीपक, बिल्कुल, देखिए, विष्णु शंकर जैन ने भी ये बात कही थी कि जो मस्जिद का वजू खाना था, उसकी भी वीडियोग्राफी होनी थी, तो उसका पानी निकालना जरूरी था, इसलिए उसका पानी निकाला गया। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन में तस्वीरें आई हैं, उसमें देखा गया है कि वो केयर टेकर जो मस्जिद के हैं, वो बोल रहे हैं कि वहां से अफवाह उड़ाई गई कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, लेकिन वो मस्जिद में खुदाई जैसी कुछ नहीं थी। मस्जिद कमेटी के जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि मस्जिद में कोई खुदाई नहीं हुई है। वजू खाने की जो बात है, लेकिन वजू खाने से जो पानी था उसको निकाला गया था, ताकि जो वजू खाने की जो फोटोग्राफी है वो पूरी तरह से की जा सके। जी ठीक है, दानिश कुरैशी जी के पास आ रहे हैं, उसके बाद अमितोष पारिक का रुख करेंगे। दानिश कुरैशी जी, एक वक्त तो आएगा कम से कम जब कि हम तथ्यों को देखकर, तस्वीरों को देखकर सही को सही और गलत को गलत मानेंगे।
या फिर इतिहास की घटनाओं से कंपैरिजन करके इस घटना पर भी मिट्टी डाल दिया जाएगा? बिल्कुल, ये चीजों को समझने की जरूरत है और मुझे लगता है कि देश में बैठी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, इनको इन चीजों से सबक लेने की जरूरत है कि अगर मतलब यानी मस्जिदों के और दरगाहों के नीचे अगर आप ढूंढने निकलेंगे कि भाई यहाँ कोई मंदिर था, तो फिर उसके नीचे आपको फिर बौद्ध स्तूपा में निकलेंगे और उसके न जाने क्या क्या निकलेगा। तो मतलब आप कहाँ ले जाएंगे, दुनिया को कहाँ ले जाना चाहते हैं? जो आदमजात नहीं, ये आप लोग बताइए ना, दुनिया को कहां ले जाना चाहते हैं? दानिश कुरैशी जी, आप नहीं समझ रहे मेरी बात। भाई संभल में 19-20 दंगे हुए हैं, तब कौन सी 1956 में दंगे हुए, 59 में दंगे हुए, तब कौन सी बीजेपी की सरकार थी? 1978 में दंगे हुए, तब कौन सी बीजेपी की सरकार थी? आप लोग हर चीज को बीजेपी से जोड़कर इससे अलग क्यों हो जाते हैं? नहीं, मैं अकेला बीजेपी को कभी नहीं कहता हूँ। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि कांग्रेस और भाजपा जो है एक सिक्के के दो पहलू है। मैं तो कई बार ये कहता रहा हूँ, इवन आपके सामने भी विवेक जी, मैं ये कहता रहा हूँ तो 1949 दिसंबर की रात को भाजपा का तो जन्म भी नहीं था, तब जब मूर्तियां रखी गई थी, जब कांग्रेस थी। हम तो कहते आए कि मलियाना हो, असीमपुर हो, मुरादाबाद हो, ये होता रहा है। तो ये कांग्रेस के शासनकाल में होता रहा है, कोई नया नहीं है। भाजपा के शासनकाल में भी वही हो रहा है। निशाने पे मुसलमान के और कोई बात नहीं। निशाने पे मुसलमान 47 से है और देश में मुसलमानों की आबादी 42% के रेशियो से 42% के रेशियो से बढ़ी है। ये किस तरह की बात हो गई भाई? पाकिस्तान में इतनी तेजी से मुसलमान की आबादी नहीं बढ़ती, बांग्लादेश में इतनी तेजी से मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ती। आप हर बात में विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आप बोलिए ना, जो गुनाहगार है उनको सजा दीजिए। आप कहेंगे मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है दानिश कुरैशी जी, मैं क्लियर कट कह देना चाहता हूं। और ये स्टिंग ऑपरेशन भी यही बात कह रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। ये कह रहा हूं कि किसी की आबादी बढ़ी है तो क्या गोली मार देगी भाजपा सरकार? गोली मार देगी? नहीं तो किसी की आबादी बढ़ी है तो किसी के सीने पे चढ़ के बैठ जाएंगे क्या? तो मैं वही तो आपको कह रहा हूं। तो वही तो आपसे पूछ रहा हूं भाई साहब, संभल में ही काहे दंगे होते हैं बार बार? संभल में ही क्यों दंगे बार बार? क्यों संभल चलता है बार बार? क्यों संभल सेंसिटिव जोन है? 5 नौजवान मुसलमान, मेरा भाई मारा गया, हमारा भाई अरे आप मैं उसमें कोई गुनाहगार से आपका ताल्लुक हो सकता है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो आपका पर्सनल राइट है, वो आप उसमें टिप्पणी कीजिए। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी हमने स्टिंग ऑपरेशन दिखा दिया। भाई वो जामा मस्जिद के बगल में जो लदानिया मस्जिद है उसका केयरटेकर कह रहा है कि जो लोग जिन पर भी कार्रवाई हुई है सब लोग इसमें संलिप्त हैं। और क्या बोलते हैं, जनपद के जो कलेक्टर है वो ये कह रहे हैं कि आपको गोली ऐसे नहीं चला दी कि कोई मरे, उसके बावजूद भी गोली चलती है। बताइए उसको क्या कहेंगे? उसका तो सारा ऑपरेशन हो चुका, चाहे उसको स्टिंग समझ लीजिए, चाहे अपार समझ लीजिए, चाहे डायरेक्शन समझ लीजिए, उसका क्या हुआ? उस पर कुछ होगा या नहीं? अभी तो कुरैशी साहब अभी तो दंगे पे खुलासा हुआ है, अभी कुछ और खुलासे होंगे। अच्छा। फिर उसके बाद आप कहेंगे भाई हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें निशाने पर लिया जा रहा है। सच्चाई बिल्कुल खुल के आनी चाहिए विवेक जी, और हम बिल्कुल खुल के आएगी, लेकिन उसी खुलेपन से उस सच्चाई को स्वीकार भी करना होगा आपको। अमितोष पारिक कुछ कहना चाह रहे हैं। अमितोष पारिक। विवेक, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टिंग ऑपरेशन की वैल्यू कितनी क्रेडिबिलिटी बताई। आप देखिए, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण केस था जिसमें कहा गया था पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव अ राइट टू नो एवरी पब्लिक एक्ट, everything that is done in a public way by their public functionaries. Their right to know is derived from the concept of freedom of speech. हर व्यक्ति को आजादी इस देश में जानने की किस तरह से क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करते हुए चीजें हुई, इसलिए स्टिंग ऑपरेशन की एडमिसिबिलिटी मानी गई, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना गया। अभी देखिए, अभी विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, अब कैसे खेले विक्टिम कार्ड? जब रिपोर्ट आई संभल के अंदर में तो बताया गया कि महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, मतलब उन्हें पथराव महिलाओं ने करा। जो शहादत जिसको ये बोल रहे हैं उसमें एक 18 साल का लड़का था और एक 50 साल का बुजुर्ग व्यक्ति था, वो भी पत्थर उठा के फेंक रहा था। पुलिस का स्टेटमेंट रहा कि हमने टीयर गैस चलाई। तो क्या करते, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पथराव जो हो रहे थे चारों तरफ से दिशाओं से, तो टीयर गैस पुलिस ही चलाती थी। हर इन्वेस्टिगेशन मुरादाबाद 43 इयर्स तक इन्वेस्टिगेशन संभल में भी दिला के रखे, 10%
वहां पे वो एरिया सेंसिटिव जोन हो जाता है। आप वहां पे अपनी शोभा यात्रा नहीं कर सकते, वहां कोर्ट का आदेश नहीं मान सकते, वहां किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। वहां पुलिस अगर टीयर गैस चला देती है तो पथराव जायज हो जाता है, लेकिन पथराव खराब है उसके लिए नहीं बोलते। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन से पहले जो स्टिंग ऑपरेशन आया है ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है जिसकी एडमिसिबिलिटी सीआरपीसी के अंदर में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कई आदेशों में स्टिंग ऑपरेशन को आधार मानते हुए कई ऑर्डर्स भी दिए। ठीक है दानिश जी, सीसीटीवी कैमरे को तो आप मानते होंगे ना एक सबूत के तौर पर? ऐसे कई सारे सीसीटीवी कैमरे में कैद है वहां की घटना और कई सारे कैमरे में कैद घटनाओं को लगातार हम दिखा भी रहे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। इससे पहले भी जब चर्चा हुई है, जब सुनिए सर, जब चर्चा हुई है तब दिखाया है उन तस्वीरों को, उसके बाद भी आप कई चीजों में कह रहे हैं कि हर चीज झूठ है। नहीं, हर चीज झूठ वाला ऐसा नहीं कह रहे। देखिए जो चीजें सीसीटीवी में है वो तो बिल्कुल आपके सामने, हमारे सामने, तमाम लोगों के सामने, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जो झूठ यहाँ पे पारितोष भाई जो कह रहे हैं वो कितना बड़ा षड्यंत्र है मैं आपको बताता हूँ। आपने वीडियो देखे हैं कि पुलिस गोली चला रही है या टीयर गैस सेल चला रही है, और अगर कोई पुलिस गोली चला रही है तो फिर इनसे कहिए कि झूठ बोलना बंद कर दे। इंडिया डेली लाइव एक राष्ट्रीय चैनल है और उस पर इस तरीके का झूठ फैलाना मुझे लगता है। ठीक है कुरैशी साहब, अभी बोलने का बहुत मौका है क्योंकि एक और बड़ा खुलासा जो है इंडिया डेली के अंडरकवर टीम ने अपने कैमरे में कैद किया है और वो अब हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ है। तो इंडिया डेली पर लगातार ऑपरेशन संभल आप देख रहे हैं। आपने सुना कि कैसे संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को दंगे में तब्दील कर दिया गया। संभल की कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी दंगे की आग बुझी भी नहीं थी कि वहां पर मस्जिद से बिजली चोरी का मामला तूल पकड़ लिया। हमारी अंडरकवर टीम ने संभल में जाकर इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की, मस्जिद पहुंची और देखिए हमारी खुफिया कैमरे में, हमारी अंडरकवर टीम के कैमरे में क्या कैद हुआ। जान पर खेलकर लाई गई इस रिपोर्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। हमने आपको बताया संभल दंगे का सच, लेकिन संभल को समझना भी बाकी है। दंगों की आग अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई थी कि संभल एक बार फिर सुर्खियों में आया और इस बार मामला था बिजली चोरी का। मस्जिद को पावर सेंटर बनाकर बिजली की धड़ल्ले से चोरी की जा रही थी। इंडिया डेली की टीम हकीकत जानने के लिए संभल पहुंची। संभल पहुंचने पर हमारी टीम का अगला पड़ाव वो मस्जिद था जो बिजली चोरी का पावर सेंटर बना हुआ था। मस्जिद का नाम लदानिया था। इस मस्जिद पर बिजली चोरी के आरोप में 9,21,000 का जुर्माना भी लगा है। हमारी अंडरकवर टीम सबसे पहले इसी मस्जिद पर पहुंची और फिर अंदर के रास्ते छत पर पहुंची। हमारी टीम हैरान थी, चारों तरफ कटी हुई बिजली की तारें बिखरी हुई थी। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहां से दर्जनों घरों के लिए बिजली की चोरी कराई जा रही थी। हमारी टीम अभी इन तस्वीरों को अपने खुफिया कैमरे में कैद कर रही थी। तभी इस बीच मस्जिद का केयरटेकर नासिर पहलवान कुछ लोगों के साथ छत पर आया। हमारी टीम सतर्क थी। हमने नासिर पहलवान और उसके साथ मौजूद लोगों से ये जानने की कोशिश की कि क्या सच में ये मस्जिद बिजली चोरी का पावर सेंटर है। ना तो नासिर को और ना ही उसके साथ आए लोगों को इस बात की भनक थी कि ये पूरी घटना खुफिया कैमरे में कैद हो रही है। पहले तो नासिर ने इस बात से इनकार किया कि मस्जिद से किसी भी रूप में बिजली चोरी हो रही है, लेकिन हमारे अंडरकवर टीम ने जब ये जानना चाहा कि जब मस्जिद से चोरी नहीं हो रही है तो फिर मस्जिद पर 9,41,000 का जुर्माना क्यों लगा है। नासिर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। नासिर ने कहा कि प्रशासन ने सच्चाई को दबा दिया। नासिर के इस जवाब ने हमारी टीम को और हैरान कर दिया। हमारी टीम ने एक सवाल नासिर पर दागा और पूछा कि जब प्रशासन मंदिर में पहुंचा तो आपने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। इस सवाल पर नासिर घबरा गया और लड़खड़ाते हुए बोला कि पुलिस की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं बोल नहीं पाया।
कितना दिन पहले काटा था आपने? तो ये तो हर साल काटा था हमने। हर साल काटते थे? हर साल रमजान। भाई साहब देखो, तुमसे झूठा बोल रहा, देखो जी, यहाँ से भी तार ऐसे जा रहे थे, वहाँ से भी ऐसे जा रहे थे, इस बच्ची में तार से 10-15 तार तो नीचे पड़े थे। तो आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए थी ना कि आप उसके घर तक जाइए, उस तार को काट करके आज जो मस्जिद को आप बदनाम कर रहे हैं। आप फोर्स से क्यों डरते हैं इमाम साहब, बताओ? फोर्स क्या नहीं, डरता वही है फोर्स से जो चोर होता है। आप अगर गलत नहीं है तो आप ना डरे। हम कह रहे हैं आप हमारी टीम नासिर के इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि हमारी टीम को दाल में कुछ काला लग रहा था। नासिर जिस तरह से जवाब दे रहा था और जिस तरह से उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, उससे हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को यह शक हुआ कि नासिर कुछ छिपा रहा है। हमारी टीम ने नासिर से कहा कि जो चोरी करता है वही पुलिस से डरता है। इतना सुनते ही नासिर ने वो सच उगलना शुरू कर दिया जो हैरान करने वाला था। आप खुद सुनिए। मस्जिद का अपना मीटर है या नहीं है? हम मस्जिद का हमारा मीटर ही नहीं है। हमारा जनरेटर बहुत बड़ा यार, हम तो 8 मिनट तेल में पूरे साल में जनरेटर ही चलाते हैं हम अपना। अच्छा, मतलब लाइट से नहीं है? और 4 बैटरी रखे हमारे मस्जिद में इन्वर्टर के लिए जी। और मैं आपको उसकी लिस्ट दे दूंगा, जहाँ से तेल आता है आप फोन करो। अरे मैं फोन नंबर काट देता हूँ। और कितना दिन पहले काटा था आपने? तो ये तो हर साल काटा था हमने। हर साल काटते थे? हर साल रमजान। भाई साहब देखो, तुमसे झूठा बोल रहा, देखो जी, यहाँ से भी तार ऐसे जा रहे थे, वहाँ से भी ऐसे जा रहे थे, इस बच्ची में तार से 10-15 तार तो नीचे पड़े थे। तो आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए थी ना कि आप उसके घर तक जाइए, उस तार को काट करके आज जो मस्जिद को आप बदनाम कर रहे हैं। आप फोर्स से क्यों डरते हैं इमाम साहब, बताओ? फोर्स क्या नहीं, डरता वही है फोर्स से जो चोर होता है। आप अगर गलत नहीं है तो आप ना डरे। हम कह रहे हैं यार उनसे तार आप सुना आपने बिजली चोरी का सच। संभल में अब तक 4 मस्जिदों और 1 मदरसे पर बिजली चोरी का एफआईआर दर्ज हो चुका है। संभल में अब तक बिजली चोरी के 1000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और अब तक 5 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि संभल की जनता लगातार ये कह रही है कि यहां बिजली चोरी नहीं की जाती है, लेकिन हमारी खुफिया कैमरे में कैद सच्चाई ये बताने के लिए काफी है कि संभल में मस्जिद को मिनी पावर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और मस्जिद के आसपास के घरों में चोरी की बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। हमारी कोशिश थी कि देश की जनता के सामने संभल की सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो संभल की सच्चाई